तो अब हम शुरू कर रहे हैं सेकंड पार्ट इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 7 का। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं थ्योरीज, अलग अलग थ्योरीज एवोल्यूशन की किस किसने क्या क्या दी। सबसे पहली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी लेमार्क की थ्योरी। लेमार्क एक साइंटिस्ट था, उसकी थ्योरी जिसे हम बोलते हैं लेमार्किज्म। क्या? लेमार्किज्म में तो लेमार्किज्म एक थ्योरी है। इट इज बेस्ड ऑन द बुक रिटन बाय लेमार्क। लेमार्क एक साइंटिस्ट था, उसने एक बुक लिखी थी 1809 में, 1809 में, और उस बुक का नाम था फिलोसफी जूलॉजिक। ठीक है, उसने प्रपोज किया कि एवोल्यूशन जो होता है लाइफ फॉर्म्स का, वो इस तरह से होता है कि कौन से ऑर्गन्स को आप ज्यादा यूज करोगे वो इवॉल्व कर जाएंगे, और कौन से ऑर्गन्स को आप कम यूज करोगे वो इवॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो ऑर्गन ज्यादा यूज होते हैं वो और बेटर करने के लिए अपने आप को इवॉल्व करते हैं। ये लेमार्क ने बोला। लेमार्क ने बोला कि एक टाइप के जानवर थे, नॉर्मल टाइप के, जैसे जीब्रा, घोड़ा वगैरह टाइप जानवर थे, एंड वो फ्रूट, वो पेड़ में से वो खाते थे, क्या बोलते हैं, पत्ते पत्ते, फ्रूट्स। अब क्या हुआ, एकदम से कुछ ऐसा कारण हुआ होगा कि जो उनके एरिया के जो पेड़ है वो काफी बढ़ गए। ठीक है, अब दे हैड टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज, क्या खाने के लिए, पत्ते खाने के लिए। अब जब वो पत्ते खाने के लिए अलग अलग वेज ढूंढते थे तो उनके वेज पूरे नहीं होते थे, और क्या हुआ, उनके अंदर एवोल्यूशन हो गया, उनकी जो नेक है वो इलोंगेट हो गई। बोला जिराफ इस तरह से बना। ठीक है, असली में ऐसा हुआ होगा कि मतलब ऐसी एक दिन आया या 2-3 जनरेशन बाद देखा अरे बच्चे ऐसे कैसे हुए। तो लेमार्क ने उससे बोला कि टॉल ट्रीज पे करने के लिए जिराफ इस तरह से बना। ठीक है, तो उस इलोंगेशन ऑफ नेक हो गया, और फिर आगे जनरेशन से जनरेशन वो आगे चलता रहा। इस थ्योरी को हम लेमार्किज्म कहते हैं। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, और अगली थ्योरी है डार्विनिज्म। क्या है? लेमार्किज्म क्लियर है सबको? डार्विनिज्म इज अ थ्योरी गिवन बाय चार्ल्स डार्विन जो था, अपनी एक सेल शिप लेकर, उसका नाम था HMS बीगल। क्या? HMS बीगल लेकर 1831 से 36, 1831 से 1836 पे एक पूरी एक्सपेडिशन पे निकला। वही अलग अलग जगह घूमूंगा और वहां पे सब कुछ स्टडी करूंगा चीजों को। ठीक है, ये निकला और ये जहां जाके एक जगह पे जाके पहुंचा जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड। क्या पहुंचा? आप लोग पीछे वाली वीडियो देखोगे तो उसमें आप लोगों को पता है कि गैलापागोस आइलैंड पे उसने डार्विन की फिंचेस देखी। ठीक है ना, इसने ये सब पूरा देखा और बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स को देखा, और उसके बाद उसने अपनी एक थ्योरी दी। उसने बोला कि एवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि एक बार में हो जाता है। एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इट टेक्स इयर्स एंड थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स फॉर अ पर्टिकुलर थिंग टू इवॉल्व। सबसे पहले बोला एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। इसके अलावा बहुत सारी सिमिलैरिटीज आप देखोगे। उसने बोला कि आज के जो ऑर्गेनिज्म है और पहले के जो ऑर्गेनिज्म थे सिमिलैरिटीज हैं। इसका मतलब वही ऑर्गेनिज्म आगे जाके आज इवॉल्व होके ये ऑर्गेनिज्म बने हैं। इसके अलावा सारी की सारी पॉपुलेशन जो होती है ऑर्गेनिज्म्स की, उनमें कोई ना कोई वेरिएशन होती है, और वेरिएशन ही बेटर एडेप्टेशन, एनवायरमेंट को बेटर अडेप्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, बस यही बात चीज है। और फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसने एक वर्ड दिया। क्या दिया बेटा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसको हम बाद में बात करते हैं। इसने बोला कि भाई ये जो चीज है डार्विनिज्म, इट इज बेस्ड ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। इट इज बेस्ड ऑन द सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने बोला नेचुरल सिलेक्शन पे सब कुछ बेस्ड है। और नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो एनवायरमेंट के लिए बेटर फिट है वो तो बच जाते हैं या आउट नंबर कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरमेंट के लिए प्रॉपर्ली फिट नहीं है वो सारे खत्म हो जाते हैं विद टाइम। जो अगर आप फिट हो आपके एनवायरमेंट के लिए तो वो हमेशा ज्यादा चांसेस है उसके सर्वाइव करने के। ठीक है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही नेचुरल सिलेक्शन के अंदर आया। ठीक है, उसने बोला जो फिट है वही रहेंगे, बाकी सब नहीं रहेंगे। इसने एक एग्जाम्पल भी दिया। आप लोगों को मैं जनरल एग्जाम्पल दे रहा था कि मान लेते हैं कि अगर मैं किसी एथलीट के साथ भागूं, ऑब्वियसली मैं आ जाऊंगा, बट अगर हमारी भागने की रेस हो और जो पहले जाएगा उसे गोली मार दी जाएगी तो मैं तो आना। ठीक है, तो चाहे वो मेरे से फिजिकली फिट है बट फॉर द सिचुएशन वो मेरे से फिट नहीं है, कुछ भी करके उसे धीरे, वो मेरे से धीरे नहीं भाग सकता, कुछ भी, उसकी बॉडी मैकेनिज्म इस तरह से। हाँ, मैं बता रहा हूँ
तो ये एनवायरमेंट खुद ब खुद देता है। जाना तो हमें कौन चाहता है गोली खाना, 1% चांस भी हो तो भी, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप अपने नेचर के हिसाब से फिट हो या नहीं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के नाम से। किसके नाम से? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो असली में हुआ था। एक इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, ठीक है, एक 1850s में इंग्लैंड में इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हो गया। 1850 में इंग्लैंड में इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया। उससे पहले ट्रीज के ऊपर दो टाइप की मौत रहती थी। दो टाइप की मौत मतलब एक मक्खी टाइप की चीज, ठीक है। दो टाइप की मौत रहती थी, एक थी डार्क विंड और एक थी व्हाइट विंग। क्या क्या? हाँ, व्हाइट विंग और डार्क विंग। अब व्हाइट विंग जो थी 1850 से पहले ये काफी ज्यादा थी और ये बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि ट्री की जो बार्क थी उसके ऊपर व्हाइट लाइकेंस थे। लाइकेन क्या होता है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है दो चीजों के बीच में, लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेंस पूरे व्हाइट कलर के थे, वो पूरी की पूरी ट्री की बात को व्हाइट कलर के हो गया। अब व्हाइट वाली अगर मौत उसके ऊपर जाके बैठी तो प्रेडेटर को, मतलब उसके शिकारी को तो वो दिखेगी नहीं ना, कैमोफ्लेज हो गया। पर डार्क वाली बैठी तो व्हाइट के ऊपर बिल्कुल एकदम से स्पॉट पे डाल दोगे, राइट? बैठी होगी आराम से, इसका प्रेडेटर आके खा लेगा। अब क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी तो इतनी ज्यादा बढ़ गई, वहां पे एकदम से इतनी इंडस्ट्रीज आ गई कि पूरा ऐसे इंडस्ट्रीज का जो स्मोक था वो वही में आया, बाहर आया, मतलब एनवायरमेंट में आया। एनवायरमेंट से वो स्मोक कहीं ना कहीं अटैच हो गया, कहां पे? लाइकेंस, ठीक है। अब लाइकेंस जो है जो व्हाइट कलर की थी उस पे सूट आ गया, SOOT, सूट मतलब ब्लैक कलर का स्मोक, और आके उसे डार्क कर दिया। क्या कर दिया? डार्क। अब लाइकेंस पे डार्क कलर हो गया तो कौन सी वाली दिखेगी इजीली? व्हाइट वाली। ये तो बच जाएगी, ये बच गई, ये खत्म हो गई, ये कम हो गई, ये थोड़ी सी भी होंगी, ये बढ़ गई, और ये बहुत कम हो गई। क्यों? क्योंकि अब प्रेडेटर को ये वाली दिखनी शुरू हो गई। इसमें किसने क्या रोल प्ले करा? इसमें मौत का कोई रोल नहीं था, इसमें रोल था इनकी मौत का, इसमें रोल था ह्यूमंस का, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म 1920s तक आते जाते ये बहुत ज्यादा हो गया, और फिर डार्क वाली मौत जो है वो तो बच गई, व्हाइट वाली धीरे 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 खत्म हो गई। ये एक एग्जांपल है बहुत अच्छा नेचुरल सिलेक्शन का। अगर आपसे क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन करो तो आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लेके इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म भी कर सकते हो, अदरवाइज भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी 1858 में डार्विन ने दी थी। इसने बोला पहली बार सारी की सारी सोर्सेज जो है लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है, आओ खाओ चिल करो मर जाओ, कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसने बोला जब नेचुरल रिसोर्सेज है तो एक टाइम तक ही पॉपुलेशन बढ़ती है और एक वहां जाके स्टेबल हो जाती है। अगर आज भी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो उतने रेट से नहीं बढ़ रही है जो आज से 20, 25, 30 साल 40 साल पहले बढ़ रही थी, चाहे उसका कोई भी रीजन हो। सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर वो बढ़ते भी तो खाना ही नहीं मिलता सबको, और मर जाते, जिनको खाना नहीं मिलता, राइट। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक लेवल तक आगे बढ़ती है और फिर उसके बाद वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है। सीजनल चेंजेस के अलावा पॉपुलेशन जो है काफी हद तक स्टेबल रहती है। अब जैसे हमारा 140 करोड़ है, 150-60 तक आके हम स्टेबल हो जाएंगे, 2-3 करोड़ इधर उधर रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं आएंगे। कोई महामारी आ गई, 5 करोड़ कम हो गए, एक टाइम में ज्यादा खुश हो गए लोग, 5 करोड़ ज्यादा हो गए, वो हल्की हल्की बात है, ठीक है। तो ये चीज है। इसके अलावा वेरिएशन जो है वो जेनेटिकली इनहेरिट हो जाती है और वेरिएशंस के हिसाब से बाकी सारी चीजें होती है। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म क्लियर है। अगली चीज है केमिकल रेसिस्टेंस। अगर आप, ये भी एक बहुत अच्छा नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं आज के टाइम पे जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको वायरल है या आपको कोई बैक्टीरिया है, डॉक्टर ने आपको एक दवाई दी, मान लेते हैं आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी, ठीक है, आपको दवाई दी थी एंटीबायोटिक, उन्होंने कहा भाई 3 दिन एरिथ्रोमाइसिन दे, 3 दिन तक खा लेना। ऑगमेंटिन बताता हूँ दूसरा को। ऑगमेंटिन नाम दवाई का ब्रांड का है, दवाई का नाम है अमॉक्सिसिलिन और सोडियम क्लेविनेट, ठीक है, 625 अमॉक्सिसिलिन प्लस सोडियम क्लेविनेट को मिला के ऑगमेंटिन बनती है। ऑगमेंटिन एक ब्रांड है पर उसके अंदर दवाई अमॉक्सिक्लेविर 625 mg है ना।
हाँ उस पर लिखा होता है सबसे, ठीक है ना, क्योंकि हमें यही लिखनी पड़ती थी ना सबसे ज्यादा। एंटीबायोटिक, ठीक है, कोई भी चीज होगी, मान लो आपको कोई भी डेंटल प्रोसीजर हो रहा है, कोई भी जनरली कोई भी प्रोसीजर हो रहा है आपकी बॉडी पे, खून होता है, कुछ भी होता है, खून निकलता है, जो भी होता है, तो आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। हाँ एंटीबायोटिक दी जाती है। तो अब क्या होता है, अमॉक्सिसिलिन काफी बढ़िया वो है, पेनिसिलिन नहीं दी जाती। अब याद है आपको पढ़ा होगा कहीं पे, पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, रिमेंबर, व्हाई इज इट नॉट गिवन? क्योंकि बहुत सारे लोगों में, एक तो वो बहुत माइल्ड ड्रग था, बहुत बेसिक ड्रग था, अब तो हाई लेवल आ गया, बट बहुत सारे लोग जो रेगुलर दवाइयां खाते हैं ना, डॉक्टर के पास आप गए, कुछ कहते नहीं भाई उसी डॉक्टर की दवाई सूट करती है। तो डॉक्टर की दवाई क्या होती है? डॉक्टर थोड़ी अपने घर में बना रहे हैं, दवाई तो सब डॉक्टर को ही देगा। बात है कि उस डॉक्टर ने कहा अच्छा आप ये खा रहे थे, हाँ जी डॉक्टर साहब ये खा रहे थे, उन्हें पता नहीं क्या खा रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं दूसरी दवाई लेता हूँ। उसने क्या करा, आपको उसने कहा भाई अमॉक्सिसिलिन तो चल नहीं रही इस पे, इसको दूसरी देके देखे, तो एरिथ्रोमाइसिन दी चल रही, ठीक है। तो कभी कभार आपकी बॉडी, जब आप ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाने लगते हो तो आपकी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है। अब आपकी बॉडी में वो एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा है या बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी नेचुरल सिलेक्शन का है, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस है ना, वो रेजिस्टेंट हो गए, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिल कर रहे हैं, ठीक है। वो भी तो ग्रो ही कर गए, सही बात है, उन्हें तो अपने आप को बचाना है ना, हमें तो मानना है, हम ही तो गलत है। अगली चीज, एक और साइंटिस्ट आया, लेमार्किज्म समझ गए, जिराफ वाला, डार्विनिज्म समझ गए। अब एक और साइंटिस्ट आया, इसका नाम था ह्यूगो डी व्रीज। क्या? ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज जब आया, इसने एक और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे प्राइमरोज प्लांट पे, और उसने प्रपोज किया एक और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उसने कहा कि एवोल्यूशन जो होता है ग्रेजुअल नहीं होता है, ग्रेजुअल की बात नहीं करी, उसने कहा एक बार में लॉन्ग हो जाता है आपका क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। डार्विन ने कहा था म्यूटेशन धीरे 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 ओवर टाइम होती है, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, म्यूटेशन एक बार में हो जाएगी, और एक ही बार में जो म्यूटेशन होगी उसको हम कहते हैं, ह्यूगो डी व्रीज ने उस वर्ड को बोला सॉल्टेशन। क्या क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज सॉल्टेशन? आप बोलोगे सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। छोटी म्यूटेशन का मतलब है हल्की सी म्यूटेशन हुई, हमें पता नहीं चला। हो सकता है ह्यूमन बीइंग में बहुत साल से 100 साल में कोई ना कोई म्यूटेशन हुई होगी, बट वो पता नहीं चला, ठीक है। जैसे आपके पास वेस्टिजियल ऑर्गन्स बन गए, यहाँ पे एक अपेंडिक्स होता है, यहाँ पे ठीक है, अपेंडिक्स नाम की तत्व होता है, उसको कोई काम नहीं होता है, पर पड़ा हुआ है तो कुछ काम हुआ होगा ना पहले, बट विद टाइम वो काम खत्म हो गया उसका, तो उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। अपेंडिसाइटिस आता है, वो सूज जाता है, तो उसको निकाल देते हैं, क्या सर्जरी होती है, छोटी सी सर्जरी होती है, माइनर सर्जरी होती है। तो उसने बोला नहीं नहीं, ऐसे स्मॉल म्यूटेशन से कुछ नहीं होता, म्यूटेशन एक बार में होता है, बहुत बड़ी म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से अलग अलग स्पीशीज क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने व्हाइट टाइगर का एक एग्जांपल दिया था, स्पीशीज क्रिएट होगी। अब टाइगर और लायन जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, फिर भी बहुत अलग है, उनका जीनस एक ही है बट स्पीशीज अलग है। इसका मतलब उनमें जब वो डिफरेंशिएट हुए होंगे ना, तो एक ही बार में कुछ ऐसी म्यूटेशन हो गई होगी जिसकी वजह से वो दोनों अलग अलग बने। ये ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था सॉल्टेशन। इसने डार्विन की थ्योरी को बोला कि नहीं नहीं, स्मॉल स्मॉल नहीं होती, सीधा एक ही बार में डायरेक्टली होती है। डार्विन ने बोला था नहीं, धीरे धीरे होती है, टाइम लगता है। इसके बोला नहीं, कोई टाइम लगता, अगर होनी होगी एक बार में होगी। और शिवान हाँ शायद वही है भैया। अगर हमसे पूछे इन दोनों में से कौन सा सही है, डिपेंड करता है। थ्योरी जो थी वो सबसे ज्यादा जेनेटिक्स में बढ़ने के बाद डार्विन की मानी गई थी। डार्विन की थ्योरी को और मॉडिफाई करके हक्सली ने एक थ्योरी दी थी 1942 में, ये बहुत रिसेंट है। डार्विन ने कब दी थी? 1836 से, है ना, 1942 बहुत रिसेंट है, हमारे आजादी से 5 साल पहले, 70 साल 80 साल पहले। उसने, हक्सली एक साइंटिस्ट था, उसने थ्योरी दी 1942 में। और हक्सली ने जो थ्योरी दी, हक्सली ने बोला कि इसे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। इसने बोला कि स्पीशीज जो है वो, मतलब जनरली उसने ये इसी पे डार्विनिज्म ही करा था, बट थोड़ा सा वेरिएशन कर दी कि रिप्रोडक्टिव वो होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक चीज होती है, नेचुरल सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें उसने कुछ छोटी छोटी चीजें ऐड करी। डार्विन की थ्योरी को थोड़ा सा एडवांस चेंज कर दिया। ये थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है हक्सली, ठीक है, आज के टाइम में, ठीक है, क्लियर है बात। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी और वीनबर्ग दो अलग अलग बंदे थे, जीएच हार्डी और डब्ल्यू वीनबर्ग नाम था इनका। 1908 में इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया
इसको बाद में हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल या फिर जेनेटिक इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल कहा गया। इन्होंने बोला कि ये प्रिंसिपल कहते हैं अगर एलील फ्रीक्वेंसीज हैं, स्टेबल एलील फ्रीक्वेंसीज है, तो पॉपुलेशन हमेशा स्टेबल रहती है, पॉपुलेशन चेंज नहीं होती। मतलब वो कह रहे हैं एक टाइम आने के बाद जितने भी आपके एलील्स हैं, एलील्स मतलब जितने भी आपके जीन्स हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे सेटल हो जाते हैं, स्टेबल होते हैं। जो पॉपुलेशन होती है वो हमेशा स्टेबल है, पॉपुलेशन बढ़ती या घटती नहीं है विद टाइम। इनिशियली एक्सपोनेंशियल मैंने जैसे आपको बताया था, बट बाद में जाके वो स्टेबल हो जाती है। उन्होंने बोला कि अगर मान लेते हैं हमारे पास दो जीन्स है पी और क्यू नाम के, या फिर इसको ए पी को ले लो कैपिटल ए और क्यू को ले लो स्मॉल ए, तो इनका जो सम का स्क्वायर है वो हमेशा 1 के बराबर होगा। 1 डिफाइंस 100%, ठीक है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो अगर मैं इसको खोलूं तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 1। इन्होंने बोला पी स्क्वायर का मतलब है ए, क्यू स्क्वायर का मतलब है स्मॉल ए, और इसका मतलब है 2 कैपिटल ए। इसका पूरा जो सम है वो 1 के बराबर होगा। 1 का मतलब है कि वो स्टेबल रहेगा, अब इससे चेंज नहीं होगा, ठीक है। हार्डी और वीनबर्ग ने इन्होंने बोला चेंज अगर होगा तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं। क्या है फैक्टर्स? तो क्वेश्चन पता है क्या आता है, या तो ये स्टेट करने को आता है कि 2 नंबर में, या आपको आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। बताओ कौन से फैक्टर्स की वजह से हार्डी और वीनबर्ग का प्रिंसिपल खराब हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है जीन माइग्रेशन। क्या? जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर जीन थे, ए वाले। मान लेते हैं एक गांव में 100 बंदे रहते थे, बच्चे होते हैं, फुल चिल कर रहे हैं। 5 बंदे गांव के अंदर आ गए, नहीं, अब जो जीन्स है वो न्यूली इंड्यूस्ड जीन है, उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी ऑफ जीन्स थी ये वाली, वो खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें नई जीन ऐड करे, बी आ गए एक के साथ साथ, तो क्रॉसिंग बी की भी तो होगी एक के साथ, तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। जीन माइग्रेशन का मतलब है जब कोई बाहर से चीज अंदर आ जाए, नए बंदे आ जाए, या यहां से भी कुछ लोग बाहर चले जाए। मान लो ये ए वाले सारे बंदे निकल लिए, हो गया प्रिंसिपल खराब। या ए वाले 100 में से ए वाले 50, कैपिटल ए वाले 50 थे, उनमें से 10 निकल गए, तो हो गया इक्वेशन इम्बैलेंस। वो चीज बता रहे हैं। दूसरी चीज है जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या? जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो रैंडमली चेंज हो जाए, सडनली चेंज हो जाए। सडनली जो ये छोटा ए है इसमें म्यूटेशन आ जाए और ये चेंज होके बन जाए बी, किसी, ठीक है। अब जेनेटिक क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। क्या हो गया? म्यूटेशन आ गई, रैंडम म्यूटेशन आ गई, नए फिनोटाइप्स ऐड हो गए। क्या आ गए? नए फिनोटाइप्स। बेटा फिनोटाइप्स क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस, कैसे वो दिखते हैं, ठीक है। अगर एक गांव में सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे अंग्रेज रह रहे, ब्रिटिशर्स रह रहे, तो इंडियन आ जाएंगे, चेंज हो जाएगा। वो किसका एग्जांपल है? जीन माइग्रेशन का। हम तो बच्चे पैदा करने हैं ना उससे ज्यादा, ठीक है। दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, कि उनके जीन्स में कुछ म्यूटेशन आ जाए, और वो थे तो बहुत गोरे, और उनके जीन में कुछ म्यूटेशन आ गया, वो ग्रीन कलर के दिखने लगे। हम बोल रहे हैं कि जादू बंदे हुए। हाँ, तो हम अपना जादू ब्लू कलर का था, ठीक है, वही जो भी हमारे जैसा कलर नहीं है उनका। अगला तीसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है एलील जो है वो लिंकेज के टाइम पे सेपरेट हो जाए और नए बन जाए। देखो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी ये थे ये इस तरह से बन रहे थे कि इनका पेरेंटल टाइप बन रहा था। क्या बन रहा था? पेरेंटल टाइप का मतलब है कि जैसे पेरेंट्स हैं उन दोनों में से एक जैसा ही दिखेगा ऑफस्प्रिंग, बच्चा जो है पेरेंट्स दोनों में से एक जैसा दिखेगा। बट अगर उन दोनों के पेरेंट्स मतलब दोनों पेरेंट्स के जैसा ना दिख के थोड़ा सा अलग दिखने लगेगा तो इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक इसका लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन आप चैप्टर 5 में दोबारा पढ़ोगे तो बाद में पढ़ाएंगे। अभी बात यह है कि पेरेंटल टाइप ना दिख के अगर कोई और टाइप से बनने लगे, रिकम्बाइन हो गया, उनके एलीज अलग तरह से रिकम्बाइन हो गए, थोड़े से अलग दिखने लगे, तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसके अलावा एक और चीज आती है, चौथा पॉइंट, नेचुरल सिलेक्शन। क्या नाम सुने?
अभी कोई बात नेचुरल सिलेक्शन। हाँ बोलो भाई, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? नेचर जो सिलेक्ट करे मतलब वही डार्विनिज्म का नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन से तीन चीजें हो सकती हैं। ये लास्ट रहता हूँ, मान लेते हैं एक ग्राफ बनाया हम और ग्राफ कुछ इस तरह से हो, ठीक है। अब नेचर तीन तरह से इसको चेंज कर सकता है। सबसे पहला मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ग्राफ में ये है जो लेफ्ट हैंड साइड पे दुनिया के सबसे ज्यादा गोरे लोग हैं और राइट हैंड साइड पे दुनिया के सबसे ज्यादा काले लोग हैं, ठीक है। अगर इस तरह से चेंज होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ इस तरह से हो जाए कि ग्राफ जो है बिल्कुल मिडिल में बढ़ जाए, मतलब पहले देखो मिडिल थोड़ा सा वाइट था, अब मिडिल थोड़ा सा पिछड़ गया, मतलब डार्क और लाइट और डार्क वाले बंदे कम हो गए, ब्राउन्स बढ़ गए। इसके अलावा दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये ग्राफ ये कब होगा जब टेम्परेचर जो है पूरी दुनिया में सिमिलर हो जाए, तो उनका कलर भी सिमिलर हो जाए। मान लो कि गर्मी बढ़ गई दुनिया में ज्यादा, तो यही ग्राफ थोड़ा सा आगे शिफ्ट होकर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आगे शिफ्ट होने का मतलब है कि गर्मी बढ़ गई तो डार्क बनते ज्यादा, या फिर सर्दी ज्यादा बढ़ गई तो लाइट बनते ज्यादा, ठीक है। दूसरे वाले कम होते। देखो पहले दोनों सेम साइड थे ना, अब ये देखो इसका कलर ज्यादा बढ़ा है, इसका स्ट्रेट नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ आगे को बढ़ चुका। तीसरा है डिसरप्शनल चेंज। दुनिया में से कुछ इस तरह से होगा कि ब्राउन से खत्म, ब्राउन कम हो गए, डार्क और व्हाइट ज्यादा होगा, ठीक है। तो इनका पीक जो है दो अलग अलग पीक होगा, पहले एक ही पीक था, अब दो, ठीक है। तो ये तीन चीजें हो सकती है नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से। सबसे पहला कहते हैं स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब जो बेस्ट वाले थे वो और ज्यादा हो। दूसरा है डायरेक्शनल चेंज। डायरेक्शनल चेंज मतलब एक डायरेक्शन में चला गया। और तीसरा है डिसरप्शन, मतलब ग्राफ बीच में से ब्रेक करके दो ग्राफ में दो पीक्स आता है, ठीक है। ये पूरे हार्डी-विनबर्ग के क्वेश्चन में अलग से भी आ सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन में कैसे इफेक्ट करता है, और हार्डी-विनबर्ग आराम से 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है।